बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस ऑडियो लॉग में 2 से 3 चीजें मैंने बात करनी है रशिया, यूक्रेन और पाकिस्तान के नेक्सस के हवाले से। सबसे पहली बात तो ये है कि वहाँ पर रशियन के एक सेनेटर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उसने कहा है कि पाकिस्तान यूक्रेन को न्यूक्लियर बम बनाने के लिए मदद कर रहा है, मटीरियल प्रोवाइड कर रहा है, और उसके बाद अगर पाकिस्तान ये करता है तो पाकिस्तान रूस के खिलाफ ऐलान जंग कर रहा है। दूसरी बात ये थी कि पाकिस्तान ने आर्टिलरी शेल्स जो बनाते हैं पाकिस्तान, हम यहाँ पर पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में 155 मिलीमीटर वाले शेल वो हमने यूक्रेन को दिए हैं, यूक्रेनियन आर्टिलरी वो वगैरह यूज कर रही है। ये सारी की सारी न्यूज मोस्टली इंडिया के थ्रू ही प्रोपेगेट की जा रही है पाकिस्तान के अंदर। अब देखते हैं कि ये सारी की सारी न्यूज के पीछे ऑथेंटिसिटी क्या है। सबसे पहली चीज जो कि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन सप्लाई करने की कोशिश कर रहा है, इसमें किसी हद तक सच्चाई भी हो सकती है, किसी हद तक झूठ भी हो सकता है, क्योंकि मुझे तो अपनी फौज की हरकतों के ऊपर 100% शक होता है। ये कब क्या कर गुजरे पता ही नहीं चलता, अनअकाउंटेबल रही है, अनप्रोफेशनल रही है, सो ये कर भी सकते, लेकिन इस हद तक जाना थोड़ा डाउटफुल रखता है। और ये जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह बनाने के लिए मदद कर रहा है, तो पाकिस्तान के पास अपना ही फिसल मटेरियल कम है, इनको कहां से ला कर देगा फिसल मटेरियल। और दूसरी चीज, अगर यूक्रेन को मदद करनी ही होगी न्यूक्लियर बम बनाने के लिए तो यूरोप कर सकता है, अमेरिका कर सकता है, और अमेरिका चाहे तो अभी भी 5 मिनट के अंदर उनको पास न्यूक्लियर बम पहुंच सकता है, तो पाकिस्तान ही की क्यों जरूरत पेश आई है। सो ये सारा सर मुझे जो लगता है कि इंडियन प्रोपेगेंडा है, इंडियन जानबूझकर ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन से आइसोलेट किया जा सके, पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्लब में न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर बदनाम किया जा सके कि पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन करता है और पाकिस्तान एक ट्रस्टेड न्यूक्लियर कंट्री नहीं है, बल्कि एक पाकिस्तान रोग नेशन है जो न्यूक्लियर वेपन्स यहाँ वहाँ भेजता फिर रहा है। और ये सारी की सारी कैंपेन इंडिया कर रहा है। फिर इंडिया कभी कभार रशियन सेनेटर से पकड़ के ये स्टेटमेंट दिलवा सकता है, ये कभी कभार अमेरिकन सेनेटर को पकड़ के उससे स्टेटमेंट दिलवा देते हैं। सो ये इस तरह से इंडियन लॉबी काम करती रहती है पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ। बहरहाल इसमें कोई हकीकत नहीं लगती, क्योंकि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स, वेरिएशंस और फिसल मटेरियल और सारा का सारा मटेरियल काफी क्लासिफाइड होता है। पाकिस्तान इस तरह से जाकर कभी भी किसी को नहीं दे सकता। अगर हमने देना ही होता तो हम जाकर सऊदी अरबिया को देते, क्योंकि इसराइल ने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए और सऊदी अरबिया को न्यूक्लियर वेपन्स की जरूरत पड़ सकती है। बहरहाल ये टॉपिक हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे कि इसराइल के न्यूक्लियर वेपन्स कैसे हैं, किस तरह से, और उनके ऊपर भी अब यूएन में बहस शुरू हो चुकी है। आते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर कि ये जो पाकिस्तान 155 mm के आर्टिलरी शेल्स भेज रहा है यूक्रेन, क्या पाकिस्तान डायरेक्टली यूक्रेन को बेच रहा है? नहीं, असल में इस डील में इस तरह का लोचा है कि पाकिस्तान ये सारे के सारे शेल्स बेच रहा है बर्तानिया को, और बर्तानिया जाकर दे रहा है यूक्रेन को। सो पाकिस्तान फर्स्ट पार्टी नहीं है इसमें, पाकिस्तान थर्ड पार्टी है। हम बर्तानिया को भेज रहे हैं और बर्तानिया चाहे किसे भी भेज दे, इसीलिए पाकिस्तान इनडायरेक्टली यूक्रेन के वो सपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन बर्तानिया के थ्रू पाकिस्तान डायरेक्टली यूक्रेन को कोई भी हथियार नहीं दे रहा। सो इस डील में ये मुश्किल है। अब आते हैं कि यूक्रेन की टसल का क्या बनने जा रहा है। हकीकत यह है कि खेरसोन के ऊपर जो काउंटर ऑफेंसिव यूक्रेन ने किया था वो सारा का सारा रोक दिया गया है, और जो इनिशिएटिव था यूक्रेनियन फोर्सेस का वो भी सारा का सारा रोक दिया गया है। अब रशिया भी इनिशिएटिव नहीं ले रहा, यूक्रेन के पास भी इनिशिएटिव नहीं बचा। सो चीजें स्टैंड स्टिल पर आ चुकी है, एक तरह से बराबरी कायम हो चुकी है वहां पर बाय मींस ऑफ मिलिट्री पावर। और उसके अलावा रशिया किसी भी तरह का और ऑफेंसिव करना ही नहीं चाहता। रशिया को जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने थे यूक्रेन के अंदर वो हासिल कर चुका है। सो वो मेजर स्केल के ऊपर और कोई ऑपरेशन प्लान भी नहीं करा, वो अब एक लंबी डिफेंसिव वॉर लड़ने की प्लानिंग कर रहा है। सो अगर ऑफेंसिव अब किसी ने करना भी है तो वो यूक्रेन ने करना है। अब यूक्रेन ने ऑफेंसिव करके ट्राई कर लिया है और वो कुछ ज्यादा मेजर सक्सेस नहीं हासिल कर सका, बल्कि उसके पास कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा है। तो दोनों पार्टीज को अल्टीमेटली निगोशिएशंस की तरफ ही जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर मसला ये है कि निगोशिएशंस कैसे होंगी, क्योंकि दोनों चीजें स्टैंड स्टिल पर हैं, और फिर निगोशिएशन करने के लिए किसी न किसी को तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। यूक्रेन को अपने इलाके छोड़ने पड़ेंगे या रशिया को यूक्रेन के इलाके छोड़ने पड़ेंगे। सो ये एग्रीमेंट भी तभी पॉसिबल हो सकता है कि जब अमेरिकन गवर्नमेंट यूक्रेन से अपना सपोर्ट खींच ले, फिर यूक्रेन कॉम्प्रोमाइज कर लेगा और एडजस्ट कर लेगा। लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट कैसे कॉम्प्रोमाइज कर सकती है? जो बाइडेन है उसने तो कसम खा ली है कि मैंने किसी भी हद तक किसी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, पूरी दुनिया में मैंने आग लगा देनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, अमेरिका बेस्ट, अमेरिका फर्स्ट के चक्कर में पूरी दुनिया में मैंने आग लगा देनी है। लेकिन इस वक्त जो मिड टर्म इलेक्शंस हो रहे हैं अमेरिका में, अगर उसमें रिपब्लिकन कांग्रेस में जीत कर आते तो रिपब्लिकन ने ये अश्योरिटी की है कि हम काफी ज्यादा चेक रखेंगे यूक्रेन के ऊपर और यूक्रेन को अनकंडीशनल सपोर्ट वगैरह नहीं देंगे। ये सरासर झूठ है। मैं आपको बता देता हूँ, चाहे जंग रिपब्लिकन ने शुरू की हो या डेमोक्रेट्स ने शुरू की हो, जब जंग शुरू हो जाती है तो अमेरिकन कांग्रेस में इतनी विजडम है कि वो जंग को कैरी ऑन करते हैं। फिर रिपब्लिकन ने शुरू की हो या डेमोक्रेट ने शुरू की हो, ये आपस में मिल बैठकर ये सारा का सारा सपोर्ट दे देते हैं इस जंग को। सो ये रिपब्लिकन एंटी वार नैरेटिव बनाकर आ तो रहे कांग्रेस के अंदर, लेकिन ये मैं गारंटी करता हूँ कि ये फिर भी यूक्रेन की वॉर को सपोर्ट करते रहेंगे। मसला ये है कि इनको किसी न किसी इलाके में जंग हमेशा चाहिए होती है ताकि अपने
न्यू वेपन्स टेस्ट करते फिरे, अपनी न्यू टेक्नोलॉजीज टेस्ट करते फिरे, अपनी मिलिट्री को एंगेज करके रखे दुनिया के किसी ना किसी कोने में। सो अगर रशियन पॉलिसी मेकर्स ये सोच रहे हैं कि मिड टर्म इलेक्शंस के बाद यूक्रेन की जंग ठंडी पड़ जाएगी और यूक्रेन के ऊपर जो अमेरिकन स्टैंड है वो कमजोर पड़ जाएगा, बाइडेन की वजह से ये सारी की सारी जंग शुरू हुई है, ये सरासर गलत है। रशियन पॉलिसी मेकर्स की ये सरासर गलती है। रिपब्लिकन मेजोरिटी में भी जीत कराए तब भी ये जंग कैरी ऑन रखेंगे। इसके अलावा एक और जंग है जो शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं रिपब्लिकन, वो है ताइवान के ऊपर। ताइवान के इर्द गिर्द बहुत सारे बॉम्बर्स फ्लीट्स डिप्लॉय कर दिए अमेरिकन ने। अगर चाइना किसी भी कीमत पर जाकर हमला करता है या इन्वेजन करता है आइलैंड का, तो अमेरिकन सोच रहे हैं कि हमने रेस्पॉन्ड करना है। अब यहाँ पर अमेरिकन क्यों सोच रहे हैं रेस्पॉन्ड करना है? अमेरिकन ये चाहते हैं कि पैसिफिक के ऊपर उसका अनकंडीशनल अनचैलेंज्ड कंट्रोल रहे। पैसिफिक के अंदर कोई भी ऐसी चीज ना हो जो उसके कंट्रोल से बाहर रहे। अगर आप अटलांटिक की तरफ देखेंगे तो इसके पास यूरोपियंस है और अफ्रीकन है जिसके ऊपर उसका बहुत ज्यादा कंट्रोल है। यूरोप तो उसका अलाय है और अफ्रीका के अंदर इतना दमखम नहीं है कि अटलांटिक में अमेरिका को चैलेंज कर सके। पैसिफिक के ऊपर भी अमेरिका अपना अनकंडीशनल अनचैलेंजेबल पावर रखना चाहता है। सो इसीलिए अगर ताइवान के ऊपर चाइनीज का कब्जा हो जाता है तो साउथ चाइना सी सारा का सारा चाइना क्लेम कर लेगा, और साउथ चाइना सी जब सारा का सारा चाइना क्लेम कर लेगा तो जो गुआम आइलैंड है, जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है पैसिफिक की, गुआम आइलैंड हो गए, फिलीपींस हो गई, जापान हो गया, ये सारे के सारे कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। अब ये सारे कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से अमेरिकन मिडवे और हवाई आइलैंड जहां पर पर्ल हार्बर था वो खतरे में आ जाते हैं। सो इसी वजह से अमेरिकन चाहता है कि चाइना को पुश बैक करके ताइवान की हद तक ही महदूद रखा जाए। अगर ताइवान गिरता है तो गुआम आइलैंड और फिलिपाइन आइलैंड्स भी खराब हो जाते हैं और उसके बाद जाकर अमेरिकन पैसिफिक हेजेमोनी चैलेंज होना शुरू हो जाती है। और माइंड यू, अमेरिका ने अपनी पूरी हिस्ट्री में कभी भी पैसिफिक के ऊपर कंट्रोल लूज नहीं किया। यहाँ तक कि बर्तानिया की नेवी का पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत हुआ करती थी। जब से अमेरिकन ने पैसिफिक के ऊपर अपनी नेवी बनाई है, पैसिफिक के ऊपर अमेरिकन ने कभी भी अपना कंट्रोल लूज नहीं किया। सो ये एक और वार थिएटर है जो कि तैयार हो रहा है और ये भी अनकरीब 1-2 सालों के अंदर ट्रिगर हो जाएगा। यूक्रेन का भी वार थिएटर 6-7 सालों से चल रहा था, फिर अचानक से ट्रिगर हो गया और उसके बाद हमने ये जंग देख ली। ताइवान वाला भी अब पक रहा है, ये भी 1-2 सालों के अंदर ट्रिगर हो जाएगी वार। एक और थिएटर बन रहा है वार का, वो बन रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर। मिडिल ईस्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। इजराइल के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो क्यों है, ये सवाल बहुत ज्यादा तंग करा है। सो मिस्र ने एक तरह का यूनाइटेड नेशन में रेजोल्यूशन पेश किया है कि इजराइल के न्यूक्लियर वेपन्स के होने का वजूद क्या है, मकसद क्या है, इसका मतलब है ना पॉलिसी क्या है इसके न्यूक्लियर वेपन्स होने की। पहली चीज, इजराइल ने अपने आप को अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर वेपन कहा है, मतलब उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है वो उसने डिक्लेयर नहीं किए, ना ही कभी टेस्ट किए। और इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स आए कैसे, ये तो सबको पता है, अमेरिका ने दे दिए। अमेरिका का एलाय तो उसने उसको न्यूक्लियर वेपन दे दिए। तो इजराइल ने ये न्यूक्लियर वेपन किसके लिए रखे? ये बड़ा सीना ठोक के कहते हैं कि हमें ईरान से खतरा है इसलिए हमने न्यूक्लियर वेपन्स रखे। असल में इजराइल ईरान का थ्रेट पूरी दुनिया के अंदर फैलाता है कि ईरान बड़ा खतरनाक मुल्क है, ये है वो है, और उसके थ्रू अपने अंदर बहुत ज्यादा असला जमा करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि हमें ये असला चाहिए, वो असला चाहिए, ईरान से खतरा है। हर असला लेने के लिए वो जस्टिफिकेशन ये देता है कि हमें ईरान से खतरा है इसलिए हमें ये वेपन्स दे दे, हमारी सिक्योरिटी की जरूरत है। हकीकत ये है कि इजराइल को किसी से भी कोई ज्यादा खतरा नहीं है। इजराइल को जो खतरा है वो ये है कि वो एक अनफीजेबल स्टेट है। अब सही मायना में जो अनफीजेबल स्टेट बनती है वो इजराइल है। इजराइल कैसे अनफीजेबल है? एक तो वहां पर महंगाई बहुत ज्यादा है। अगर आप नॉर्मल स्टेट में जाएंगे और इजराइल में जाएंगे तो वहां पर 10 गुना प्राइसेस आपको ज्यादा मिलेगी। एक कॉफी पीने के लिए भी आपको $10 ज्यादा पे करने पड़ेंगे। मतलब इस तरह की प्राइस हाइक है। इजराइल अपनी इकोनॉमी को चलाता ही ऐसे है कि उसके पास टूरिज्म है, रिलीजियस टूरिज्म से वो बहुत ज्यादा पैसे कलेक्ट करता है और उसके बाद उसका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है सिलिकॉन वैली में, वहां से वो पैसे जमा करता है और उसको एड मिलती है $8 बिलियन के करीब यूनाइटेड स्टेट से। अगर उसको वो एड मिलना बंद हो जाए तो इसराइल के सर्वाइवल का मसला बन जाता है। सो इसी तरह से इसराइल खुद को मैनेज करके बैठा हुआ है। लेकिन इसको काउंटर करने के लिए इजिप्ट ने वो जो रेजोल्यूशन मूव किया है वो पास भी हो चुका है। अब इसराइल को क्वेश्चन किया जाएगा। अब इसराइल ने कोशिश ये की है कि इस सारी की सारी रेजोल्यूशन को लेकर वीटो करवा दे सिक्योरिटी काउंसिल से। वीटो ये करवा देगा सिक्योरिटी काउंसिल से, पर यहाँ पर एक और मसला आ जाएगा। अगर ये रेजोल्यूशन दोबारा पेश हो जाती है तब वीटो वाला पावर काम नहीं करेगा। अगर 2/3 मेजोरिटी से ये रेजोल्यूशन पास हो जाती है तब वीटो के बावजूद भी इसराइल को जवाब देने पड़ेंगे। फिर इसराइल क्या करेगा? और इसराइल को यूनाइटेड नेशन के सैंक्शंस भी लग सकते हैं, उसको भी फिर से वीटो करवाने की कोशिश करेगा। सो ये यहाँ पर एक अलग तरह की गेम चल रही है। हकीकत में ये जो सऊदी अरबिया और यूएई, ये तुर्की, ये सीरियन, ये जॉर्डन वगैरह जो समझ रहे हैं ना कि हम इसराइल के साथ दोस्ती करके सब कुछ बचा लेंगे, ये सरासर झूठ है। इसराइल दिन ब दिन अपनी ताकत बढ़ाता जा रहा है। गोलन हाइट क्यों नहीं छोड़ा? गोलन हाइट सीरिया की टेरिटरी है बाय ऑल मींस। जो स्टेट ऑफ इसराइल कॉइन किया गया था बेलफोर डिक्लेरेशन के बाद, उसमें तो गोलन हाइट्स इसराइल का हिस्सा ही नहीं है। फिर भी आज गोलन हाइट नहीं छोड़ा। वजह सिर्फ ये है कि इसराइल ज्योग्राफिकली कॉन्शियस नेशन है, वो अपनी ज्योग्राफी बढ़ाना
चाहता है। अब ज्योग्राफी बढ़ाने के लिए उसके इर्द गिर्द के स्टेट कमजोर होने चाहिए, उनके पास मिलिट्री नहीं होनी चाहिए, तब इसराइल खुद को ताकतवर साबित करके वहाँ की ज्योग्राफी लेने की कोशिश कर सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि सीरिया, जॉर्डन, इराक, इन सब के जो पावरफुल रूलर्स थे उनको अमेरिका के थ्रू मरवा दिया इसराइल ने, सिर्फ इसलिए कि वो खुद को इस रीजन में ताकतवर साबित कर सके। थैंक यू वेरी मच।